ये मिलने गए थे नड्डा से, सीजेपी के, और उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था, वहाँ पे था नहीं, और जैसे किसी ने बड़ा ठंडा हाथ, आइसी हैंड मेरे दिल पे रखा, जैसे उन्होंने बड़ी नादानों से, मासूमियत से, टोटल नेवेट की सिचुएशन में ये बता दिया कि सरकार ने हमारी मांगे कबूल कर लिए और हम अपना प्रोटेस्ट वापस ले रहे हैं। उसमें पॉलिटिकल नेवेट इनका भारत की सरकार को या किसी भी सरकार को उसकी असलियत क्या है, उसका कैरेक्टर क्या होता है, ये समझने में शायद उनको बहुत बड़ी भूल हुई। दूसरी बड़ी भूल हुई जो कई बार हो जाती है, उसको अहंकार कहना ठीक नहीं है, मगर हो जाती है कि हर आदमी समझता है जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है कि मैं बैलगाड़ी को चला रहा हूँ, और कई बार वो बैठ जाता है और बैलगाड़ी चली जाती है आगे, तो उसकी दिशा है जहाँ पे उसको जाना है। ये जो अहंकार टाइप की चीज़ आ जाती है, उसमें दो गलतियाँ इंसान से हो जाती है। एक तो अपने साथियों को छोड़ देता है वो लोग को आपने कहा कि उन्होंने किसी भी स्टूडेंट बॉडी को कंसल्ट नहीं किया, और मैं इससे एक कदम आगे जाऊंगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट भी सिर्फ समझ रहे हैं और आप समझ रहे हैं, और मेरे घर में मेरा ग्रैंडसन है 18 साल का है, तो जब दमन हुआ 20 तारीख का, उसमें आप कह सकते हैं कि 50% स्टूडेंट थे, बाकी प्रतिशत बेरोजगार थे जो कभी स्टूडेंट रहे होंगे और शायद कभी उन्होंने कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का मुंह भी नहीं देखा होगा। ड्रॉप आउट रेट अभी भी हिंदुस्तान का काफ़ी बड़ा है, कम नहीं है। तो जो बाय द टाइम इट वॉज 20 तारीख के आते आते मैं कहूँगा, कुछ गर्व से कहूँगा कि पीपल्स मूवमेंट बन चुका था। स्टूडेंट लीड कर रहे थे, यूथ साथ में थे, पॉलिटिकल पार्टी साथ में थी, सारी लेफ्ट पार्टीज वहाँ पे थी, उन्होंने अपने अलग अलग शामिल लगाए हुए थे और बाकी भरे हुए थे। तो ये एक तरीके से उनका बिट्रेयल हो गया, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मेरा मानना है कि ये बिट्रेयल क्यों हुआ। शायद उनको उस वक्त अगर कुछ मैच्योर पॉलिटिकल एडवाइस मिलती, उसी शामियाने के अंदर बहुत लोग थे जिन्होंने बहुत यहाँ पे कोड़े खाए हैं, बहुत लाठीचार्ज देखे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर, नोएडा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, लेबर मूवमेंट्स में, वो लोग भी उस सामने में थे। किसी से अगर पूछते तो कहते इतनी जल्दी मत करो, लिखित में लो, उसके बाद कंसल्ट करो कि क्या करना है। क्या बात सिर्फ इसके रेजिग्नेशन से, धर्मेंद्र प्रधान से पूरी हो जाएगी? 160 से ज़्यादा पेपर लीक्स हो चुके हैं, 2-3 एजुकेशन मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे, सरकार का तंत्र इन्वॉल्व था, वो हो जाएगा क्या? और उसका हल ये, उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब ये पेपर, जब बिल सदन में लाया जा रहा है, तो उस बिल में अगर लीकेज हुई तो उसके बाद धरपकड़ कैसे होगी, उसके ऊपर तो है, और उसमें तो पुलिस एक्सपर्ट है, अभी 8 डंडे मारती है, फिर 20 डंडे मारेगी, बेल का अवधि बढ़ा देगी, और जिस तरीके से जो पकड़ा गया है, और उसमें भी बड़े लोग नहीं पकड़े जाते हैं, छोटे मोटे क्लार्क को पकड़ लेते हैं, किसी सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट को नहीं पकड़ा है, किसी एजुकेशन मिनिस्टर को तो पकड़ने की बात ही नहीं उठती है, उसके जो एनटीए वगैरह के किसी गेजेटेड ऑफिसर को नहीं पकड़ा गया अभी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को आपने एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो अपने आप वो निकल गए, आपने कोई निकाला नहीं है किसी को। एनटीए खुद एक एनजीओ है और उसमें आपके लोग भरे हुए, वो बात अलग है, मगर जो बिल आया है उसके अंदर लीकेजेस कैसे रोकेंगे इसके ऊपर कुछ आया नहीं है। कोई आधुनिक एग्जामिनेशन टेस्टिंग सिस्टम होगा, कंप्यूटर ग्रेडिंग और रीडिंग तो हो जाता है, वो तो आज से 30 साल पुराना है, पहले पंच कार्ड होते थे और उसी टेक्नोलॉजी को दोबारा आप रीड करते हैं, जहाँ पे कलर है, जहाँ पे कलर नहीं है, वो तो कोई नई बात नहीं। पर आप पेपर लीक्स को कैसे रोकेंगे, आप मास चीटिंग को कैसे रोकेंगे, आप इन्विजिलेशन को, पेपर का जो रूट होता है उसको कैसे रोकेंगे? वो तो हमने कोटा में देखा है, कई जगह देखा है कि किस तरीके से पेपर लीक होता है। और उसके पहले, बहुत पहले, जब मेरे बच्चे, जिनके बच्चे अब 18 साल के हैं, जब वो स्कूल और कॉलेज में थे,
पता था कि जो बहुत बड़े स्कूल्स होते हैं जो गर्व करते हैं कि हमारे 95% मार्क्स आ रहे हैं, 98% मार्क्स आ रहे हैं, पुराने ज़माने में वो कैसे आते थे? पेरेंट्स और पीटीएस को पता था कैसे आते थे, कहाँ से पेपर लीक होते थे और कहाँ से उनको डिक्लेयर किया जाता था। और डिक्लेयर करने के बाद हर बच्चे को, क्लास के 30 बच्चों को नहीं बताया जाता था, 2, 3, 4 जो मर्सिडीज बनाते थे उनको बताया जाता था, बाकी को नहीं। पेपर लीक की परंपरा कह सकते हैं आप। तो पेपर लीक कैसे होगा? बिल के अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको एक आधा सेंटेंस भी नहीं मिलेगा। तो किस तरीके का बिल है ये और किस तरीके से उसको ठूसा जा रहा है? कि हम लोगों ने टीवी लोकसभा टीवी का एक फायदा तो यह है कि हमको इमीडिएटली पूरे देश को पॉलिटिकल एनालिसिस बता दिया किस तरीके से रोकते हैं, किस तरीके से स्पीकर काम करता है। तो मैं इस बात में ज़्यादा कहना नहीं मांगता। एक तो बात यह है कि मेरे को जाना है, यहाँ से कुछ दूर पे बाइबल भवन में एक अल्पसंख्यकों की मीटिंग हो रही है, क्योंकि दमन सिर्फ युवाओं पे नहीं होता है और अल्पसंख्यकों के बच्चे भी युवा हैं आपके साथ हैं, उनके ऊपर एक और इंस्टीट्यूशनल बर्डन आ जाता है। क्योंकि आर्टिकल 30 की बात आती है एजुकेशन में। आर्टिकल 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका माता सारे माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, सिर्फ रिलीजियस मुसलमान और ईसाई नहीं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। दिल्ली में यहाँ से थोड़ी दूर पर ही आंध्रा कितने बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसके पीछे केरला एजुकेशनल सोसाइटी की एजुकेशन है। और तमिल तो मशहूर है, हेमा मालिनी वहाँ पढ़ी है और बहुत लोग वहाँ पढ़े हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से बने, आर्टिकल 30 का किस तरीके से हनन हो रहा है, इंस्टीट्यूशन का किस तरीके से दमन हो रहा है। आर्टिकल 30 को टोटली नजरअंदाज करते हुए एजुकेशन डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूशन में पूरे हिंदुस्तान में प्रिंसिपल्स को कह रहे हैं कि आपका मैनेजर अगर आपको अपॉइंट करना है हमसे परमिशन ले, टीचर्स अपॉइंट करने हैं तो आप हमसे परमिशन ले। ये टोटली गैर कानूनी है, ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल दमन है माइनॉरिटीज का। और मुसलमानों के साथ में जैसे वो पाकिस्तानी हैं, उनके ऊपर तो हमेशा आप सर्जिकल स्ट्राइक करते रहते हैं हर सुबह उठ के। क्या हो गया है? नादिर शाह ने कभी नहीं किया कि आके एक यूनिवर्सिटी जलाई हो, कभी। कहीं इजिप्ट में एक जली थी, उसके बाद नालंदा जलाई, उसके ऊपर अभी भी बहस है। और आप रामपुर में आप यूनिवर्सिटी का दमन कर रहे हैं, बुलडोज कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं देख रहे कि यूनिवर्सिटी कितनों को फायदा करती है। उसको बनाने में किस तरीके की इच्छा थी, क्योंकि उसका संस्थापक एक मुसलमान था, आप उसके ऊपर बुलडोजर कर रहे हैं। और हमारे लिए भी शर्म की बात है कि हम यहाँ से रामपुर बहुत दूर नहीं है, हम लोग जग गए नहीं वहाँ पर, बहुत छोटा प्रोटेस्ट हुआ है, नेशनल प्रोटेस्ट नहीं हुआ। हमारी प्रोटेस्ट के अंदर रामपुर एक हिस्सा नहीं बना है। उम्मीद है कि जहाँ अगली मीटिंग में उनको बनाने की और ज़्यादा कुछ कोशिश करूँगा। तीसरी बात जो दमन की है, और उसके ऊपर मेरा ख्याल है आपको भी अपना जो दमन जब लेते हैं तो ज़्यादा इसको फैलाना पड़ेगा। अभी जजेस की रिपोर्ट्स आ रही है, जजमेंट्स आ रही है दिल्ली के राइट्स के ऊपर। किसी को जन्म कैद दी जा रही है, किसी को बोला जा रहा है कि 1.25 करोड़ उसके बच्चों को दो, सरकारी नौकरी दो। ये बोला जा रहा है कि जितने केस हिंदुओं के खिलाफ किए थे उतने केस मुसलमान के खिलाफ किए थे। सबों से पूछा जा रहा है कि आपको क्या कोर्ट में विश्वास नहीं है? और हम उनको बता रहे हैं कि कोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, कोर्ट किन तत्वों पे जाता है जो पुलिस उसके सामने लाई है। हिंदुस्तान में मैजिस्ट्रेसी या जुडिशियल सर्विस कोई इन्वेस्टिगेटिव पावर्स नहीं है उनके पास। वो नहीं आप जाके पूछते हैं, फ्रेंच जैसे फ्रेंच के जजेस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं, वो पुलिस को हुक्म देते हैं, वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। यहाँ पे नहीं है कुछ। 2 आदमियों को, एक हिंदू को पकड़ेंगे, मुसलमान को पकड़े, हिंदू कह रहा हूँ, उसको सिख को या किसी को, हिंदू और नॉन हिंदू, हिंदू मुसलमान और नॉन मुसलमान, मुसलमान को पकड़ेंगे, उसके खिलाफ किस तरीके से तथ्य जमा करे जाएंगे, अच्छे तथ्य, सच्चे तथ्य, झूठे तथ्य। और नॉन मुस्लिम को पकड़ेंगे, उस तथ्य में हर तथ्य में टिकड़ होगी, हर तथ्य में लगड़ी होगी, हर तथ्य में उतना झूठ होगा कि जज आंख मूंद के कहता है इसको माफ कर दो। जजमेंट में क्या हो रहा है? 10 के 10 लोग एक खून में माफ हो जाते हैं और 3 लोग दूसरे खून में पकड़े जाते हैं, जन्म कैद हो जाती है। जुडिशरी के ऊपर विश्वास करने की बात ही नहीं आ रही है, हमको पुलिस पर विश्वास नहीं है। और पुलिस से बात है, जो चौथी बात मैं करना मांगता हूँ कि पुलिस का अमल क्या होता है। आप में से पता नहीं कितनों ने डंडे खाए कि नहीं खाए, मैं कई बार खा चुका हूँ। 20 तारीख को नहीं, उसके पहले
उसके पहले भी यहाँ पे डंडे चलते थे, अब बेरहमी से चलते रहे। 2007 में यहाँ पे बहुत बड़े डंडे पड़े थे ईसाइयों पर, मुसलमानों पे। उसके पहले जर्नलिस्टों के ऊपर पड़े थे, उसके पहले, उसके बाद जब ये CAA के ऊपर आया था, कितने लोगों के ऊपर पड़े डंडे। डंडे, मैं सोचता हूँ कि मैजिस्ट्रेट ने कहा डंडे मारो, तो उसने कहा कि आप माँ बहन की गाली दे के और उसके सर पे ही मारो क्या? ईश्वर ने थोड़ी पैडिंग दी है, वहां पे मारोगे तब भी मान लेते हैं। आप पीठ पे मार रहे हो, सर पे मार रहे हो बुढ़े आदमी के। ये जो बर्बरता है, ये एक तो पुलिस कैसे चूज की जाती है। हरियाणा से पुलिस चूज करेंगे, दिल्ली से पुलिस करेंगे। बाय द वे, आपको पता नहीं है, दिल्ली में 2 पुलिस की स्ट्राइक्स हो चुकी थी, बहुत बड़ी जीडी कमीशन बन चुकी थी, उसके ऊपर पुलिस की स्ट्राइक्स हुई थी। और उस दिनों हमने पुलिस में बहुत दोस्ती की थी। पुलिस में ट्रेड यूनियन आया था, बहुत कम दिनों के लिए आया, मगर आया। और जब ट्रेड यूनियन आया, मेरे जैसे पत्रकार रहे, ट्रेड यूनियन से दोस्ती की जैसे आप लोगों से दोस्ती करते हैं। उन्होंने जो बताया कि ट्रेनिंग में क्या होता है, आप जाट गुजर बाकी को पकड़ के 6 फुट लेके सिर्फ साइज देखते हैं, वो जैसे कोई घोड़ा हो, और उसके बाद उसको क्या ट्रेनिंग दी जाती है। उसको कोई साइंस की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उसको कैसे कंट्रोल करना उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। हाथ में डंडे और मारे जा रहे हैं। हिंदुस्तान की पुलिस के रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। 2 पुलिस कमीशन की रिपोर्ट पिछले 50 साल से, और मैं जानता हूं कि मैंने इसके ऊपर काफी लिखा है पिछले 55 साल में। एक किताब भी है मेरी उसके ऊपर, 1977 में पब्लिश हुई थी, बहुत अच्छा हो गया। पुलिस की ट्रेनिंग हमको, जब आप रिप्रेशन के खिलाफ कर रहे हैं, पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। उनको बताना है कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उनको बताना है कि वो हमारे नुमाइंदे हैं, उनको बताना है किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे आई कांट ब्रीथ वाले मूवमेंट्स आप हिंदुस्तान में नहीं ला पाएंगे। कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर में होम मिनिस्टर की है, मगर उसके नीचे पुलिस कमिश्नर की भी है। एक हिंदी जर्नलिस्ट ने एक ब्लॉग लिखा है कि नए पुलिस कमिश्नर ने आते ही क्या क्या हुक्म दिए। 2 डिप्टी पुलिस कमिश्नर दिल्ली 6 का और यहाँ का बुलाकर वो क्या हुक्म दिया गया, किसने वो कील टोक के डंडा बनाया, वो पढ़िए। उसका नाम है इंद्र वशिष्ठ, उसका लेख पढ़िए, आप कांप जाएंगे। आप कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, आपको अपने डिमांड में लिखना पड़ेगा। और आखिरी जो मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई मेरा ख्याल है होम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से भी खत्म नहीं होनी चाहिए। जब तक वो दैवीय पुरुष नहीं जाएंगे, हमारा महाभारत, हमारा कुरुक्षेत्र चालू रहना चाहिए। धन्यवाद और जिंदाबाद।